चलिए नेक्स्ट आइए। दैट इज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में भी दैट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है दैट इज अ हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन का एक और नाम है दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये सारे नाम इसी के हैं कि लाइट रिएक्शन भी है, हिल रिएक्शन भी है और फोटोकेमिकल रिएक्शन भी है। ये तीनों के तीनों नाम का मतलब दीज आर द लाइट रिएक्शन। तो पहली बात, रिक्वायर सनलाइट। इस रिएक्शन के लिए सनलाइट चाहिए। दूसरी बात, इट फॉर्म्स रॉ मटेरियल like ATP and NADPH that use in dark reaction। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो सनलाइट चाहिए और दूसरी बात इस रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH का फॉर्मेशन होगा जिसका यूज़ फर्दर डार्क रिएक्शन में होगा। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला दैट इज ऑफ फोटोलिसिस पर। तो फोटोलिसिस क्या होता है? तो यहाँ पर दैट इज ऑफ फोटो, फोटो यानी सनलाइट एंड लिसिस यानी स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर splitting of water molecule due to sunlight, यानी पानी का स्प्लिट होना किसकी वजह से? दैट इज सनलाइट की वजह से। दैट इज नोन एज फोटोलिसिस। It takes place in lumen of thylakoid। तो फोटोलिसिस किस जगह पर होगा? दैट इज ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। व्हाट इज ल्यूमेन? जो थाइलाकॉइड का स्पेस था दैट इज कॉल्ड एज अ ल्यूमेन। तो इस ल्यूमेन के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पर दैट इज स्पेस था, दैट इज ल्यूमेन। इट टेक्स प्लेस इन ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो जो पानी की स्प्लिटिंग है वो बेसिकली ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में होगा। ये है वाटर मॉलिक्यूल। इस वाटर मॉलिक्यूल पर दिस इज सनलाइट,
जिससे ये टूटा है, दैट इज एन H प्लस और OH माइनस आयन में। तो यानी फोटोलिसिस में वाटर स्प्लिट हुआ ड्यू टू सनलाइट इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन के बाद 4OH माइनस आयन form, that is 2H2O plus O2 plus 4 electrons, और इसके लिए चाहिए Mn plus 2, that is chlorine and calcium ion in presence of oxygen evolving complex. That is oxygen evolving complex. तो ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कितने रिएक्शंस में होगी? देखिए ज़रा, वहाँ लिखवाया था मैंने, फोटोसिंथेसिस कितने रिएक्शन में होगी? 2 रिएक्शन में। कौन कौन से रिएक्शंस थे वो? एक था लाइट रिएक्शन और एक था डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किस जगह पर होगा जी? लाइट रिएक्शन किस जगह पर होगा? यहाँ मैंने लिखवाया कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा। अच्छा, ये बात मेंशन ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पर ही, that is takes place in thylakoid। तो यानी लाइट रिएक्शन किस जगह पर होगा? that is takes place in thylakoid। लाइट रिएक्शन के अंदर 2 काम होंगे, एक काम होगा फोटोलिसिस और दूसरा काम होगा that is a formation of ATP and NADPH। पहली बात, लाइट रिएक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? दैट इज अ सनलाइट की। ठीक है, दैट मीन्स कि इन रिएक्शंस के लिए सनलाइट चाहिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कि दिस इज अ लाइट रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन के अंदर रॉ मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज एन एटीपी एंड एनएडीपीएच, जो कि यूज होगा, यानी एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ यूज होगा? दैट इज डार्क रिएक्शन में। ठीक है, पहला काम हुआ फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में किस चीज का स्प्लिटिंग हुआ है, किस चीज का ब्रेकडाउन हुआ है? दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू सनलाइट। तो ये काम किस जगह हो रहा है? दैट इज अ ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड में। जब वाटर के ऊपर सनलाइट फॉल किया तो ये स्प्लिट हुआ H प्लस और OH माइनस आयन में। जब 4H2O यानी 4H2O जब स्प्लिट करेगा तो 4H प्लस आयन देगा और 4OH माइनस आयन देगा। तो उस वक्त जब 4OH माइनस आयन देगा तो इसका मतलब 4OH माइनस आयन कंबाइन करके बनाएगा 2H2O और ऑक्सीजन रिलीज करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे। ये बताइए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए कौन सा आयन चाहिए? आयन कौन से चाहिए? दैट इज एन मैंगनीज चाहिए, क्लोरीन चाहिए और कैल्शियम चाहिए। ठीक है, और बाकी ये क्या चीज़ है? ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसका पूरा नाम क्या है? दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। लाइट रिएक्शन हो किस जगह रहा है जी? दैट इज अ थाइलाकोइड में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किस जगह होगा? ल्यूमेन में। व्हाट इज ल्यूमेन? स्पेस। किस चीज का स्पेस? थाइलाकोइड के अंदर जो स्पेस है, दैट इज द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। नेक्स्ट आइए दूसरा स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ
reducing power, that is formation of reducing power, and reducing power, that is ATP and NADPH. तो यानी फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर का मतलब दीज आर ATP एंड NADPH. तो that is photophosphorylation. That is photophosphorylation. What is phosphorylation? Formation of ATP. And what about photophosphorylation? तो यानी that is formation of ATP and NADPH due to सनलाइट. और इस बात को एक्सप्लेन किया था एर्नॉन इटाल ने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटाल? किसी के नाम के आगे लिखा हुआ होता है कभी कभी इटाल, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है डेट इज अ कोवर्कर्स. तो यानी एर्नॉन के साथ जो और लोगों ने काम किया उन्होंने एक्सप्लेन किया दिस इज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप. एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा है that is non-cyclic photophosphorylation. So that is a cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. तो यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन कितने टाइप के हैं जी? टू टाइप्स के. कौन कौन से? एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. याद रखिएगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होगा और यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट बोथ इन्वॉल्व्ड. तो ये बताइए कि फॉस्फोराइलेशन कितने टाइप के हैं? दो. कौन कौन से हैं? एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है? दैट इज PS1. और नॉन साइक्लिक में PS2 भी है और PS1 भी है. तो आइए दैट इज ऑफ फोटो सिस्टम पर. व्हाट इज फोटो सिस्टम? व्हाट इज फोटो सिस्टम जी? ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स. और उस पिगमेंट में कौन कौन होगा जी? तो दैट इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स. व्हाट आर पिगमेंट्स? व्हाट आर पिगमेंट्स? ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं या लाइट इमिट करते हैं. तो अलग अलग तरीके की लाइट इमिट करेंगे ये, या लाइट शो करते हैं या कलर शो करते हैं. तो इसका मतलब दीज आर color giving molecules. Like
और इसमें होगा क्या फोटो सिस्टम में, लाइक क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। फोटो सिस्टम है कितने टाइप के, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक है फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा है दैट इज फोटो सिस्टम सेकंड। दिस इज फोटो सिस्टम फर्स्ट and this one is photo system second। फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात करें तो ये मैंने पढ़ा चुका हूँ ना फोटो सिस्टम पहले, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ाया था फोटो सिस्टम। तब फिर आ गया ये तो यानी each photo system have two types of pigments। पहला है that is reaction center और दूसरा है that is a light harvesting molecules। तो ये बताइए कि फोटो सिस्टम के अंदर कितने टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। जी दैट इज दो टाइप के, कौन कौन से, एक है रिएक्शन सेंटर और एक है लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स। दिस इज रिएक्शन सेंटर और रिएक्शन सेंटर के अलावा ये जितने भी पिगमेंट्स हैं ये सब के सब कहलाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स। लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स में भी अगर इन पिगमेंट्स की बात की जाए तो ये कहलाते हैं कोर मॉलिक्यूल्स। और जो रिएक्शन सेंटर है दिस इज क्लोरोफिल ए। तो जो रिएक्शन सेंटर है वो बेसिकली क्या है, दैट इज अ क्लोरोफिल ए है। इसके अलावा ये जितने भी पिगमेंट्स हैं दे आर एंटीना मॉलिक्यूल्स। तो दीज आर एंटीना मॉलिक्यूल्स। तो ये बताइए कि लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का है। जी पहला टाइप क्या है, दैट इज अ कोर मॉलिक्यूल्स और दूसरा क्या है, दैट इज एंटीना मॉलिक्यूल्स।
जी सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज फोटो सिस्टम। जी फोटो सिस्टम क्या था? दैट इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स में कौन कौन आ जाएगा? दैट इज अ क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है पिगमेंट्स का, ये भी पिगमेंट है, ये भी पिगमेंट है, ये भी, ये सारे पिगमेंट्स हैं। ये जो पिगमेंट का ग्रुप है दैट इज नोन एज फोटो सिस्टम। उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम? तो दैट इज कॉल्ड एज अ फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट है एंड दैट स्पेशल पिगमेंट इज नोन एज रिएक्शन सेंटर। और इस रिएक्शन सेंटर के अलावा जितने भी पिगमेंट्स हैं वो सारे एक साथ मिला के क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स या फिर कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हैं, एक क्या है? कोर मॉलिक्यूल, दूसरा क्या है? दैट इज एन एंटीना मॉलिक्यूल। तो कोर मॉलिक्यूल वो वाले पिगमेंट्स हैं जो डायरेक्टली अटैच हैं रिएक्शन सेंटर के साथ। यानी कोर मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो किससे डायरेक्टली अटैच हैं? जो रिएक्शन सेंटर से डायरेक्टली अटैच हैं, दे आर नोन एज कोर मॉलिक्यूल। और जो कोर मॉलिक्यूल के पीछे जितने पिगमेंट्स लगे हैं ये सारे पिगमेंट्स क्या कहला रहे हैं? दे आर कॉल्ड एज एंटीना मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब जो एंटीना मॉलिक्यूल है और कोर मॉलिक्यूल है ये दोनों मिलने के बाद एक साथ क्या बनाएंगे? दैट इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स। और उसके अलावा ये जो स्पेशल पिगमेंट था दैट पिगमेंट इज नोन एज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर हमेशा किस पिगमेंट का होगा? हमेशा क्लोरोफिल ए का होगा। यानी जो रिएक्शन सेंटर है वो हमेशा किसका होगा? दैट इज क्लोरोफिल ए का। बात यहां तक क्लियर है? नहीं है? दिस इज फोटो सिस्टम फर्स्ट है एंड दिस इज फोटो सिस्टम सेकंड। दिस इज फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। तो कितने टाइप के फोटो सिस्टम्स हैं? जी कितने टाइप के फोटो सिस्टम्स हैं? दो। कौन कौन से? एक है फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा है फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर यानी P700 होगा इन P700 यानी दिस इज chlorophyll A 700 as reaction center। यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर रिएक्शन सेंटर कौन सा होगा? कौन सा क्लोरोफिल होगा? तो डेट इज क्लोरोफिल ए होगा 700, जिस जो स्पेशलाइज्ड है। और इस स्पेशलाइजेशन की वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? दैट इज नोन एज P700। इसी तरह फोटो सिस्टम सेकंड में देखें तो दिस इज P680। P680 भी एक अपने आप में दैट इज क्लोरोफिल ए है, दैट इज 680 एज रिएक्शन सेंटर। फोटो सिस्टम प्रेजेंट in pressed and non-pressed region, also in stromal thylakoid। तो यानी जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो यानी प्रेस्ड और नॉन प्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड। तो नॉन प्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनल
thylakoid. Pressed and non-pressed region of granule thylakoid, also in stromal thylakoid. ये present in pressed part of granule thylakoid. तो ये बताइए फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर रिएक्शन सेंटर क्या होगा जी? फोटोसिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर क्या होगा? दैट इज क्लोरोफिल ए होगा, लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या होगी? दैट इज 700. और फोटोसिस्टम सेकंड में क्या होगा? दैट इज पी 680 रिएक्शन सेंटर होगा. ये बताइए कि फोटोसिस्टम फर्स्ट किस जगह प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम सेकंड किस जगह प्रेजेंट है? फोटोसिस्टम फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट होगा जी? दैट इज प्रेस्ड और नॉन प्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड, उसके अलावा स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में. जबकि फोटोसिस्टम सेकंड कहाँ प्रेजेंट होगा? सिर्फ ग्रेनल थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होगा, वो भी प्रेस्ड पार्ट में. ठीक है. अगर फोटोसिस्टम फर्स्ट अकेला है, दैट मीन्स के वर्क इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो ये बताइए कि फोटोसिस्टम फर्स्ट साइक्लिक में वर्क करेगा या नॉन साइक्लिक में वर्क करेगा? दोनों में. डेट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में दोनों में वर्क करेगा फोटोसिस्टम फर्स्ट. जबकि फोटोसिस्टम सेकंड वर्क्स इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. That is non-cyclic photophosphorylation. Takes electron from water molecule. तो ये बताइए फोटोसिस्टम सेकंड इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग की वजह से. स्प्लिटिंग यानी वाटर से जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो फोटोसिस्टम सेकंड लेगा. और यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन moves continuously. ये जानते हैं प्रेस्ड और नॉन प्रेस वाला रीजन? नहीं, ये पिछली बार पढ़ाया था ना मैंने.
ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस कितने रिएक्शंस में होगा? 2 रिएक्शन में। कौन कौन सा? एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर पहली बात, लाइट रिएक्शन किस जगह पर होगा, कहाँ होगा? दैट इज अ थाइलाकॉइड में, ठीक है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? दैट इज एन स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन के अंदर कितने काम होंगे? 2। पहला काम क्या होगा? फोटोलिसिस। दूसरा काम क्या होगा जी? दैट इज क्या चीज होगा दूसरा? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर यानी एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये बताइए कि फोटोलिसिस क्या होता है? व्हाट इज फोटोलिसिस? दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू सनलाइट, दैट इज नोन एज फोटोलिसिस। ये बताइए फोटोलिसिस किस जगह पर होगा? दैट इज द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। और जब ये टूटेगा तो इसका मतलब इसके टूटने से यानी H2O जब टूटेगा तो क्या क्या रिलीज होगा? दैट इज एन H+ और OH- आयन। तो कितने OH- आयन कंबाइन करेंगे? 4 OH- आयन कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? दैट इज 2H2O। ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटर करेगा PS सेकंड में। किस में जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज PS सेकंड में। व्हाट इज PS सेकंड? फोटो सिस्टम सेकंड। वहां लिखा है मैंने कि जो PS सेकंड है वो इलेक्ट्रॉन पीछे से कहां से ले रहा है, किससे ले रहा है? तो दैट इज फोटो सिस्टम किससे ले रहा है वो फोटो सिस्टम सेकंड? तो दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से। इसका मतलब ये जो पानी के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन किस फोटो सिस्टम में जाएंगे? तो ये एंटर करेंगे फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर। बात यहां तक क्लियर है? इसके बाद ये बताइए कि दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर में नेक्स्ट आया दैट इज अ फोटो सिस्टम, यानी जो बेसिकली एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा उसको कौन कराएगा? तो दैट इज फोटो सिस्टम। व्हाट इज फोटो सिस्टम? दैट इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। इसमें होगा क्या क्या इन पिगमेंट्स में? दैट इज क्लोरोफिल्स भी होंगे और कैरोटिनॉइड्स भी होंगे। फोटो सिस्टम होते कितने टाइप के हैं? 2। कौन कौन से हैं? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम सेकंड। ये बताइए कि फोटो सिस्टम के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 में। कौन कौन से हैं? एक है रिएक्शन सेंटर और एक है लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा कि रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए का होगा, यानी रिएक्शन सेंटर हमेशा किस पिगमेंट का होगा? दैट इज मस्ट ए क्लोरोफिल ए का होगा। इसके अलावा दूसरा किसी पिगमेंट का नहीं हो सकता सिवाय क्लोरोफिल ए के। दूसरी बात, लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स हैं, ठीक है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटिनॉइड्स भी हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने एक जगह पे लिखा है कि क्लोरोफिल ए सिर्फ रिएक्शन सेंटर बनाता है, जबकि ये बात सही नहीं है। समझ रहे हैं? ये बात सही नहीं है। और लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। अदरवाइज इस जगह पर, यानी दैट इज द लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स में या कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल बी भी होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है और कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। लेकिन रिएक्शन सेंटर में हमेशा क्या होगा? रिएक्शन सेंटर किसका बना होगा? तो वो हमेशा क्लोरोफिल ए का बना होगा। ये बताइए कि लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक है कोर मॉलिक्यूल, दूसरे एंटीना मॉलिक्यूल। व्हाट आर कोर मॉलिक्यूल्स? वो पिगमेंट जो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? रिएक्शन सेंटर से। दे आर नोन एज कोर मॉलिक्यूल। और व्हाट आर एंटीना मॉलिक्यूल्स? जो कोर मॉलिक्यूल और यानी रिएक्शन सेंटर और कोर मॉलिक्यूल के पीछे की तरफ जो पिगमेंट्स मौजूद हैं, दे आर नोन एज एंटीना मॉलिक्यूल्स। इसके ऊपर ये लाइट फॉल कर रही है, ये लाइट फॉल कर रही है। जब लाइट फॉल कर रही है तो ये लाइट एनर्जी मूव करके जा रही है इस तरह, और फाइनली ये सारी लाइट एनर्जी किसको मिल रही है जी? कहाँ पे पहुंच रही है सारी एनर्जी? दैट इज रिएक्शन सेंटर। तो एंटीना मॉलिक्यूल्स का काम क्या था? कि सारी एनर्जी को ट्रैप करना, ट्रैप करके किसको ट्रांसफर कर देना? अगले मॉलिक्यूल्स, अगले मॉलिक्यूल्स। और फाइनली सारी एनर्जी किस जगह पे पहुंचेगी? रिएक्शन सेंटर पर।
इसके बाद ये बताइए कि फोटो सिस्टम खुद में कितने टाइप के थे? दो। कौन कौन से थे? एक क्या था? PS1। दूसरा क्या था? PS2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड में? फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होगा? रिएक्शन सेंटर क्या होगा? दैट इज क्लोरोफिल A700। और इसी स्पेशलाइज्ड क्लोरोफिल A700 को हम क्या कह देते हैं? P700। इसी तरह फोटो सिस्टम सेकेंड में रिएक्शन सेंटर क्या होगा? P680। इसके अलावा फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट कहाँ पे होगा? तो ये प्रेजेंट होगा कहाँ पर? नॉन प्रेस रीजन में और प्रेस्ड पार्ट में किसके? ग्रेनल थाइलाकॉइड के। और उसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? दैट इज एन स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। जबकि ये वाला फोटो सिस्टम सेकेंड किस पार्ट में प्रेजेंट है? सिर्फ जी किस पार्ट में प्रेजेंट है? तो सिर्फ प्रेस्ड पार्ट में ग्रेनल थाइलाकॉइड के प्रेस पार्ट में प्रेजेंट है, उसके अलावा इधर उधर नहीं है प्रेजेंट। इसके अलावा फोटो सिस्टम फर्स्ट में देखें तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को भी करा रहा है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को भी गवर्न कर रहा है। और ये हमेशा किस में वर्क करेगा? सिर्फ दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये बताइए कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल, बी और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है। और उसके अलावा क्लोरोफिल ए होता है नहीं? जी होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। तो ये बताइए कि ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा ये? दिस इज अ फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम पर क्या फॉल कर रहा है ये? दैट इज सनलाइट। और दिस इज सनलाइट। दिस इज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि ये एक पिगमेंट है, देन इसके ऊपर एक पिगमेंट है, देन इसके ऊपर इस तरीके से पिगमेंट है। इन पिगमेंट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो ये सब के ऊपर सनलाइट फॉल कर रही है। देख लीजिए सबके ऊपर सनलाइट फॉल कर रही है। ठीक है। मैंने कहा कि ये एक इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस पिगमेंट में आया, और जब इस पिगमेंट में ये इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर ये सनलाइट फॉल कर रही थी। जब ये सनलाइट फॉल कर रही थी तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आएगा या नहीं आएगा? जी ये मॉलिक्यूल किस में आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। किस वजह से एक्साइटेड स्टेट में आ गया? क्योंकि इसने किसको एब्जॉर्ब कर लिया है? दैट इज एब्जॉर्ब सनलाइट। तो ये बताइए कि जब ये पिगमेंट एक्साइटेड स्टेट में आ गया, अच्छा एक बात बताइए कि कोई भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट समझते हैं? नहीं। व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? कि अगर किसी मॉलिक्यूल पे एनर्जी आ जाएगी तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हायर एनर्जी शेल में चला जाएगा, डेट इज एक्साइटेड स्टेट। और अगर वापस अपने ग्राउंड लेवल में आ जाएगा तो डेट इज ग्राउंड स्टेट।
कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है? दैट इज 10⁻⁻⁹ सेकेंड के लिए सिर्फ रह सकता है। कितनी देर के लिए? दैट इज 10⁻⁹ सेकेंड के लिए रह सकता है, और इतनी देर के अंदर ही इसको वापस अपनी एनर्जी को रिलीज करना होगा, फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आना होगा। इसके लिए ये पिगमेंट क्या करेगा कि ये पिगमेंट इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा। क्या करा देगा? जंप। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ एनर्जी भी ले जाएगा, और ये वही एनर्जी थी जिसकी वजह से ये पिगमेंट एक्साइटेड स्टेट में आ गया। जब इस पिगमेंट की एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब ये पिगमेंट दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन अगले पिगमेंट पर पहुंच गया। जब ये अगले पिगमेंट पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो इसने भी किसको एब्जॉर्ब किया हुआ है? ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? दैट इज सनलाइट को, जिसकी वजह से ये पिगमेंट भी अब किस स्टेट में आ गया? दैट इज ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर के लिए आएगा? दैट इज 10⁻⁹ सेकेंड के लिए, और फिर से ये भी इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा, और ये इलेक्ट्रॉन को अब कौन कैच कर लेगा? दैट इज नेक्स्ट हायर पिगमेंट इसको कैच कर लेगा, और ये पिगमेंट वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसका मतलब पीछे से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अपने साथ एनर्जी लेके जा रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम एनर्जी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास और एनर्जी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास और एनर्जी हो गई। जैसे जैसे पिगमेंट ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके ऊपर सनलाइट फॉल कर रही थी, इसका मतलब ये पिगमेंट एक्साइटेड स्टेट में आएगा या नहीं आएगा? एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा अगले वाले पिगमेंट के लिए। जब अगले वाले पिगमेंट पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये पिगमेंट ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया या नहीं आ गया? ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, इसके ऊपर भी सनलाइट फॉल कर रही है। जब सनलाइट फॉल कर रही है तो अपनी और एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा अगले मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जंप करता रहेगा, जंप करता रहेगा, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचेगा? किसके पास पहुंचेगा? रिएक्शन सेंटर के पास। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जो 10 पिगमेंट से गुजर के जा रहा है, कितने पिगमेंट से गुजर के जा रहे हैं? 10। और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो 8 पिगमेंट से गुजर के जा रहा है ऊपर, तो ये बताइए ज्यादा एनर्जी किस पर होगी? 8 वाले पे, 10 वाले पर? जी, किस पे ज्यादा एनर्जी होगी? जी, 10 वाले पर, क्योंकि जितने पिगमेंट से वो गुजरा था सबसे उसने एनर्जी ली, सबसे एनर्जी ली, सबसे एनर्जी ली, और लेता गया, और फाइनली सारी एनर्जी किसको दे दी? रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन का? तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करा देगा? दैट इज इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ। एक बात ये बताइए कि अगर ये पिगमेंट नहीं होते, ये वाले पिगमेंट नहीं होते, तो क्या कभी रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को जंप करा सकता था? नहीं करा सकता था, क्योंकि इसको जंप कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्वायर करने के लिए इसने किसकी हेल्प ली है? तो दैट इज द लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स की हेल्प ली, जिसने सब ने अपनी एनर्जी लेके रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर दी एनर्जी, और इस रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया। यहां तो कुछ कहानी कुछ क्लियर हो भी रही है, या नींद आ रही है बैठे हुए? नींद आ रही है? यहां तक क्लियर है? बताइए। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ cyclic photophosphorylation. This is cyclic photophosphorylation. पहली बात, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा? बताइए। सिर्फ पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होगा। दूसरी बात, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किस जगह पर होगा? तो याद रखिएगा कि ये दैट इज टेक्स प्लेस इन नॉन प्रेस्ड पार्ट ऑफ thylakoid.
तो किस जगह पर होगा ये? दैट इज नॉन प्रेस पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड एंड ग्रेनल थाइलाकॉइड में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फॉर्मेशन किसका होगा? एटीपी का। सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव्स अगेन एंड अगेन। एक ही इलेक्ट्रॉन बार बार मूव करता रहेगा। तो देखिए, दिस इज अ फोटो सिस्टम और ये फोटो सिस्टम है फर्स्ट। कौन सा फोटो सिस्टम है ये? दैट इज फर्स्ट। तो ये बताइए रिएक्शन सेंटर क्या होगा? जी, रिएक्शन सेंटर क्या होगा? दैट इज P700। इसके ऊपर लाइट फॉल किया और लाइट फॉल करने से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता गया और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंच गया? दैट इज रिएक्शन सेंटर पर। यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को जंप किया रिएक्शन सेंटर ने, यानी इस इलेक्ट्रॉन को किसने जंप किया है? दैट इज रिएक्शन सेंटर ने। और इसको पहले कैच किया एक स्पेशल क्लोरोफिल ए ने। दैट इज स्पेशल क्लोरोफिल ए ने, जिसका नाम है दैट इज A0। ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसको कैच किया क्विनोन ने। देन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद पैराडॉक्सिन ने। पैराडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन। देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से दैट इज प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के पास कॉपर है और कॉपर की वजह से इसका कलर कैसा है? दैट इज ब्लूइश। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डाउनहिल जर्नी को फॉलो कर रहा है और वापस ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहीं आएगा। लेकिन जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से गुजरा था, उस दौरान एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन किया और किस चीज़ का फॉर्मेशन करा दिया? दैट इज एन ATP का। तो ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन बार बार मूव कर रहा है या बार बार इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा है? जी देखिए ज़रा, सिंगल ही इलेक्ट्रॉन बार बार मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है?
आया गया, फिर से नीचे गया, फिर से आया, फिर से नीचे गया। तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है जो बार बार मूव कर रहा है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन बार बार मूव कर रहा है तो दिस इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन जब जब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से गुजरा है, जब जब ये गुजरा है, क्या फॉर्म किया इसने? दैट इज एन एटीपी का फॉर्मेशन। इसको याद कैसे किया था जी? दैट इज कासिम फीस फंड में पक्का पहुंचाओ। दिस इज PQ, दिस इज PC, इसके बाद दिस इज FD, दिस इज अ पैराडॉक्सिन, दिस इज FES, दिस इज क्विनोन। तो यहाँ पर Q का मतलब दिस इज क्विनोन, FES ये Q, दिस इज FES, दिस इज FD, दिस इज PQ, दिस इज PC। जल्दी से इसको याद करिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जल्दी से। तो ये बताइए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को याद करने का क्या तरीका होगा, कैसे याद होगा ये? कासिम फीस फंड में पक्का पहुंचाओ, तो कासिम से क्या होगा? क्यू, क्यू मीन्स क्विनोन, दैट इज फीस का मतलब FES मीन्स आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और फंड से क्या बन गया? दैट इज अ फेरिडॉक्सिन। फिर इसके बाद पक्का में दैट इज अ PQ, PQ मीन्स प्लास्टोक्विनोन, और पहुंचाओ में PC क्या कहलाएगा? दैट इज प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन किस तरीके का पिगमेंट है? दैट इज ब्लूइश कलर का। ये ब्लूइश किस वजह से पिगमेंट है? दैट इज कॉपर की वजह से।
तो ये बताइए कि वो था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये वाला कौन सा है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये बताइए वहां पे कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व था? PS1। यहाँ पे कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा? दैट इज PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा वहां पर ये किस जगह था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? नॉन प्रेस रीजन में, और कहाँ पर था, किस जगह पर वर्क कर रहा था ये? दैट इज द नॉन प्रेस पार्ट में और ग्रेनल थाइलाकॉइड में। तो यहाँ पर ये वर्क करेगा, दैट इज प्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड। इसके बाद वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था? जी, ATP का। यहाँ पे किस किस का फॉर्मेशन होगा? तो दैट इज ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होगा। वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बार बार मूव कर रहा था, यहाँ पर ईच इलेक्ट्रॉन comes from water molecule and trap in NADPH. फोटोसिंथेसिस में जितना पोर्शन हो गया है उसको कमिंग टर्न पे मैं सारा पूछूंगा, समझ रहे हैं? ये आपका होमवर्क कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, मगर नेक्स्ट टर्न पे सारा पूछूंगा मैं जितना मैंने पढ़ा दिया है, इवन रेस्पिरेशन का पार्ट भी पूछूंगा। व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH। ये बताइए कि फॉस्फोराइलेशन कितने टाइप का था, कौन कौन सा? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक किस जगह पे वर्क करेगा, नॉन साइक्लिक कहाँ पे वर्क करेगा? साइक्लिक कहाँ वर्क करेगा? नॉन प्रेस्ड पार्ट में। नॉन प्रेस्ड पार्ट का मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो प्रेस्ड हो, बिल्कुल एक ओपन पार्ट है विदाउट एनी प्रेसिंग, ठीक है?
दूसरी तरफ अगर नॉन साइक्लिक की बात करें तो ये किस जगह पे प्रेजेंट होगा, कहाँ पे वर्क करेगा, दैट इज अ प्रेस पार्ट। किसके प्रेस पार्ट में, दैट इज अ ग्रेनुल थाइलाकोइड। और ये क्या क्या फॉर्म करेगा, दैट इज एन एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन कराएगा। और हर बार इसके पास एक नया फ्रेश इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल से। और ये वाटर मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन आया है वो किस में ट्रैप होगा, NADPH में। This is P680 and this is P700। ये बताइए कि इन फोटो सिस्टम को मैंने एक लेवल में क्यों नहीं रखा है, क्यों ये डिफरेंट लेवल्स पर हैं। जी, क्यों ये बराबर में नहीं है एक दूसरे के, क्यों ये ज़्यादा ऊपर है, क्यों ये नीचे है। ये जो इलेक्ट्रॉन को जम कराएगा वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को जम कराएगा, इसीलिए दिस इज P700। और ये है P680 कि ये कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही इलेक्ट्रॉन को जम करा देगा। तो इसलिए ये कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को जम करा रहा है, इसलिए नीचे है। ये ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को जम करा रहा है, इसलिए ये ऊपर है। ठीक, ये बताइए कि ये वाला कौन सा फोटो सिस्टम था जी, PS सेकंड। ये वाला हमें कैसे पता चला कि PS सेकंड है या PS फर्स्ट है, किससे पता चला है जी, रिएक्शन सेंटर से। रिएक्शन सेंटर यहाँ पे क्या था, P680। इसका मतलब कौन सा फोटो सिस्टम है ये, सेकंड। वहाँ पे रिएक्शन सेंटर क्या था, 700, इसलिए ये फोटो सिस्टम कौन सा है, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट। मैंने कहा कि ये है वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा H++OH- आयन में। इसके बाद 4 OH- आयन कंबाइन करेगा और बनाएगा दैट इज 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, ये रिलीज हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, किस में जा रहे हैं ये जी, दैट इज फोटो सिस्टम, किस में जा रहे हैं, फोटो सिस्टम सेकंड या फर्स्ट में, दैट इज सेकंड में। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फोटो सिस्टम सेकंड में, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो दिस इज, इसके ऊपर ये सनलाइट फॉल कर रही है, और जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता गया और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा है, दैट इज रिएक्शन सेंटर के पास। क्लियर है, रिएक्शन सेंटर भी इस लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, जंप करा देगा। पहला एक्सेप्टर कौन होगा यहाँ पर, दैट इज फियोफाइटिन। तो पहला एक्सेप्टर कौन होगा इलेक्ट्रॉन का, दैट इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन अपने आप में एक कलरलेस पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है ये, दैट इज कलरलेस पिगमेंट है। कलरलेस पिगमेंट का मतलब इस पिगमेंट में कोई कलर नहीं है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम नहीं है। क्या नहीं है इसमें, मैग्नीशियम नहीं है, इस वजह से एक कलरलेस पिगमेंट है। इसके बाद फियोफाइटिन से दिस इज
प्लास्टोक्विनोन के पास आया। प्लास्टोक्विनोन से किसके पास आएगा? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से किसके पास जाएगा? दैट इज प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा? दैट इज PS1 में। इसके ऊपर भी क्या फॉल कर रही है? ये दैट इज सनलाइट। और जब ये सनलाइट फॉल कर रही है तो ये इलेक्ट्रॉन, देन दिस इलेक्ट्रॉन, देन दिस इलेक्ट्रॉन, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किस पर पहुंचा? रिएक्शन सेंटर पे। यहाँ से रिएक्शन सेंटर ने फिर से इसको जंप कराएगा और इसे कौन को एच कर लेगा? दैट इज क्विनोन। क्विनोन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? हाँ जी, दैट इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से किसके पास जाएगा? दैट इज पैराडॉक्सिन के पास। पैराडॉक्सिन से जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर NADP प्लस से कंबाइन करेगा और बना देगा NADPH, और यहाँ पर एंजाइम यूज हो जाएगा, दैट इज NADPH डिहाइड्रोजिनेज। जिस वक्त प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन गुजरा था उस दौरान यानी एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन किया था और क्या बनाया था इसने? दैट इज एन ATP। और यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन किया है? NADPH का। तो ये बताइए कि नॉन साइक्लिक के अंदर क्या क्या फॉर्म हुआ है? ATP और NADPH दोनों फॉर्म हुए हैं, जबकि साइक्लिक में क्या फॉर्म हुआ था? सिर्फ ATP फॉर्म हुआ था। ज़्यादातर साइक्लिक होता है या नॉन साइक्लिक होता है? ज़्यादातर कौन सा होगा? तो यानी मोस्टली नॉन साइक्लिक होगा, और इस वजह से ATP का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा एज वेल एज NADPH का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। एक और बात ये बताइए कि ये NADP प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाँ जी, NADP प्लस किस में कन्वर्ट हुआ है? NADPH। तो इसका मतलब इस NADP के पास H कहाँ से आया? हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये नजर आ रहा है? ये वाला H प्लस आयन नजर आ रहा है? यही H प्लस आयन यहाँ पे यूज हुआ है, यही है वो H प्लस आयन। तो जो पानी से H प्लस आयन रिलीज हुआ था उस H प्लस आयन को किसने कैप्चर किया है? किसने कैच किया है? NADP ने। और किस में कन्वर्ट हो गया? NADPH। एक छोटी सी बात यहाँ पे समझिए, ये क्या था? वाटर। वाटर के टूटने से क्या रिलीज हुआ? क्या रिलीज हुआ है? H प्लस आयन। इस H प्लस आयन को किसने यूज किया? NADP ने। और NADP ने क्या फॉर्म कर लिया? जी, क्या फॉर्म कर लिया? NADPH फॉर्म कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर है? 12 NADPH अगर आते हैं, कितने NADPH आते हैं? 12। और 12 NADPH और अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो NADP प्लस अलग हो जाएंगे। कितने अलग हो गए? 12। इसका मतलब NADPH कितने प्रोटॉन निकाल देगा अपने अंदर से? कितने निकालेगा? 12। उस 12 प्रोटॉन को ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, जिसकी वजह से बना देगा C6H12O6। इसका मतलब पानी से क्या रिलीज हुआ? जी, क्या रिलीज हुआ था? दैट इज H प्लस का मतलब हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को लिया किसने? NADP ने। और किस में कन्वर्ट हो गया? NADPH। एक जैसे NADPH बना है वैसे ही कितने टोटल NADPH बनेंगे? 12 NADPH। 12 NADPH और कितने कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन किए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 12 NADPH किस में कन्वर्ट हो गए? 12 NADP में। तो इसने कितने प्रोटॉन निकाल दिए? कितने H प्लस निकाले हैं? 12। वो 12 H प्लस आयन ये रहे।
और ये 12 H प्लस आयन किसके साथ कंबाइन कर गए थे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बना दिया? C6H12O6, दैट इज अ ग्लूकोज। ये 12 वाटर थे, 12 वाटर से ये 12 H प्लस आयन आए, 12 NADPH आए, इससे 12 NADPH फॉर्म हुए। 12 NADPH के साथ क्या कंबाइन किया है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करेगा तो 12 NADPH DP अलग निकल जाएगा, और H जो बचे 12 वो किसके साथ कंबाइन कर गए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बना दिया? ग्लूकोज। मुझसे पूछ लो, मैं बताऊंगा। क्या चीज? बैलेंस मत करो अभी यहाँ पर, पीछे से ऑक्सीजन निकालते हुए दिखाए मैंने। समझ रहे हैं? और एक और चीज़ है कि इसमें एक और साइकिल वर्क करती है जिसको कहते हैं कॉक साइकिल। ठीक है, तो कॉक साइकिल हमारे सिलेबस में है नहीं, वो बताती है कैसे बैलेंस होगा। ठीक है, तो पहली बात, बैलेंसिंग का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए बैलेंसिंग को अभी मत जाइए। बस इतना जान लीजिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो NADPH से मिल रहा है, और NADPH 12 यूज होंगे, जिसकी वजह से 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 NADPH यूज करके क्या बन जाएगा? दैट इज ग्लूकोज। और 12 NADP प्लस अलग हो जाएंगे। ये बताइए कि क्या पानी से निकलने वाला हाइड्रोजन फौरन डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेगा, या वो किसी के थ्रू यूज करेगा? किसके थ्रू? और ये NADPH का फॉर्मेशन किसके थ्रू बना है, कैसे बना है? तो ये लिखा है यहाँ पे बना है, देख लीजिए, NADPH इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो इस तरीके से कितने NADPH बनेंगे? 12 NADPH का फॉर्मेशन होगा, और 12 NADPH किसके साथ कंबाइन कर लेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर लेगा, और क्या बना देगा? दैट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो सवाल ये है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन किसने दिए? NADPH ने। NADPH के पास हाइड्रोजन आया कहाँ से? वाटर से। देख लीजिए, ये पानी टूटा, पानी से क्या निकला है? H प्लस आयन। ये H प्लस आयन किससे कंबाइन कर गया था? NADP के साथ। क्या बना दिया था? NADPH। और यही NADPH यूटिलाइज करेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना देगा? ग्लूकोज। NCERT और पेंसिल जरूर लेकर आइएगा नेक्स्ट नंबर।
ये कंप्लीट हो गया। चलिए इतना ही कर लीजिए।